मेरी पत्नी स्वाति बहुत सुंदर है। आमतौर पर जैसा लड़कियों का स्वभाव होता है, स्वाति बिल्कुल उसके विपरीत है। मेरी पत्नी बहुत कम बोलती है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, थोड़े अलग स्वभाव की है। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की। मैं कई बार चाहा कि उससे बहुत बातें करूं, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता। फिर मैंने सोचा कि वो जैसी है उसे वैसी ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे धीरे उसकी यही बात मुझे अच्छी लगने लगी। कभी कभी जब मैं ऑफिस से समय पर नहीं आ पाता, तब भी बस वो सिर्फ यही पूछती है, आज लेट हो गए। मेरे ऑफिस के काम और बाकी बातों के बारे में वो कभी भी नहीं पूछती थी। पूछने पर वो कहती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ज्यादा बातें होती नहीं हैं। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था, हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज्यादा पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता रहती है। मेरे पड़ोस में भी मेरा एक दोस्त रहता है, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करता। क्योंकि मेरी पत्नी इतना ज्यादा बात नहीं करती, इस कारण वो पड़ोस के लोगों से ज्यादा दोस्ती या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे दोस्त की भी शादी हो चुकी है, वो भी वहां अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था, तब उसने मुझे रोककर कहा, और संजय क्या हाल है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर बहुत सामान आ रहा है, रोज एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ मंगवाया होगा स्वाति ने। बाहर जाना उसे पसंद नहीं था, तो शायद वो घर पर ही घर की चीजें मंगवाती होगी। मैं ऑफिस चला गया और उस बात को जैसे मैं भूल ही गया। घर वापस आकर मैं स्वाति से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूं तो उस समय मुझे लगा कि इसके बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है ये आपसे ज्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वो दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोककर यही बात करता है। इस बार उसका तरीका पहले से कुछ ज्यादा अलग था। उसने मुझसे कहा, संजय वो डिलीवरी बॉय पहचान का है क्या, रोज दोपहर आता है। इस बार मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो भी मैं उसी बारे में सोच रहा था। आमतौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से तभी कॉल करता हूँ जब मैं लेट होने वाला होता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे फोन किया, वो भी दोपहर के समय। मेरे 2 बार फोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने फोन नहीं उठाया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे बाद मेरी पत्नी का फोन आया। बोली कि फोन कहीं रखा था, पता ही नहीं चला कि आपका फोन आया है। उसने पूछा कि क्यों फोन किया था। मैंने कहा कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूँ। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी से सीधा सीधा पूछ लूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन। उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता, लेकिन वो उठकर वहां से किचन में चली गई। शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं मेरी पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये एक अलग ही बात मेरे जहन में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे मेरी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं उसका कम बोलना इसलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती। शादी अरेंज मैरिज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे अच्छी लगती थी, उन्हीं बातों के लिए अब मेरे मन में सवाल उठने लगे। ये सवाल मेरे ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस से जल्दी घर जाऊंगा। उस दिन मैं मेरी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को निकल गया। मैं सीढ़ियों से अपने फ्लैट की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचने वाला ही था कि तभी मेरे घर से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लड़का करीब 20 साल का होगा। अब मैं वही सीढ़ियों पर सोच में पड़ गया। बाकी की थोड़ी सी सीढ़ियां मुझसे चढ़ी नहीं जा रही थी। अब मैंने सोचा था कि आज हाँ या ना, आज पूरी बात होगी। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला, वो भी करीब एक 43 साल की महिला ने। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं अंदर आया और कहा कि नहीं ठीक है, ऐसे ही बस। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि ये कौन है। वो बोली कि ये सुधा दीदी है। इतना कहकर वो तो रुक गई, लेकिन फिर सुधा दीदी ने मुझे कुछ बताया। वो बोली कि मैं स्वाति के घर के पास में रहती हूँ। स्वाति मेरी शादी में छोटी सी थी, लेकिन इतने सालों बाद वही इसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की है। मेरी पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि स्वाति मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मेरा हाल उसे मैंने बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो गया है। स्वाति ने उसकी कॉलेज की फीस भरी और उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफिन सेंटर भी है, इसलिए घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। आपसे मिलना नहीं हो पाया कभी। मैंने उन्हें कहा कि इसने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ। वो बोली ये ऐसी है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत बड़ा काम है।
ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इसका दिल में बहुत कुछ रहता है। मुझे जैसे अपने इस स्वभाव के कारण आप घमंडी या कुछ और मान सकते हैं, लेकिन इसको जो अच्छे से जनता है वही बता सकता है कि इसका दिल कितना साफ है। उनकी ये बात मुझे सीधे दिल को लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने स्वाति से बात की और कहा कि तुमने कभी बताया नहीं। वो बोली कि क्या बताती, जीवन है, ये सब तो होता ही रहता है, हम क्या किसी की मदद करेंगे, सब करने वाला वो है। मेरी पत्नी को मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूं उससे से ज्यादा बात करने की। दिन भर क्या किया ये जरूर उससे पूछता हूं। अब जब कहानी आपके पास है, मेरा स्वाति को समझने का ये नया सफर बहुत सुकून भरा था। मैं उससे उसके दिन के बारे में पूछता और वो भी धीरे धीरे कुछ बातें बताने लगी। एक दिन जब मैं ऑफिस से आया तो देखा स्वाति रसोई में कुछ बना रही थी और उसका चेहरा उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उसने बताया कि सुधा दीदी के बेटे के लिए एक और कॉलेज का फॉर्म भरना है जिसकी आखिरी तारीख बहुत करीब है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये सुनकर मुझे पता चला कि स्वाति सिर्फ उसकी कॉलेज फीस ही नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई के बाकी खर्चों में भी मदद कर रही थी। मैंने उसे तुरंत आश्वासन दिया कि हम मिलकर मदद करेंगे। अगले दिन मैं सुधा दीदी के घर गया। मैंने उन्हें बताया कि स्वाति और मैं मिलकर उनके बेटे की आगे की पढ़ाई में मदद करेंगे। सुधा दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का सपना एक बड़े इंजीनियर बनने का है। तभी उनका बेटा आया और उसने अपना नाम बताया, सचिन। ये नाम सुनते ही मैं चौंका। मुझे याद आया कि मेरे पिताजी के एक पुराने दोस्त का नाम भी सचिन था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। मैंने सुधा दीदी से उनके पति के बारे में पूछा और पाया कि वो सच में मेरे पिताजी के दोस्त थे। हमारे परिवारों का रिश्ता इतना पुराना था जिसका हमें पता भी नहीं था। ये सुनकर मेरी आंखों में भी नमी आ गई। स्वाति की खामोशी और दयालुता ने न सिर्फ एक परिवार की मदद की थी बल्कि हमारे परिवारों के बीच एक खोए हुए रिश्ते को भी जोड़ दिया था। संजय का मन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश था। स्वाति की खामोशी के पीछे छिपे उसके बड़े दिल को जानने के बाद उसके मन में बसी सारी गलतफहमियां दूर हो गई थीं। उन्होंने मिलकर सचिन की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। हर महीने स्वाति अपनी बचत में से कुछ पैसे निकाल कर देती और संजय बाकी की रकम जोड़ता। सचिन के कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर किताबें खरीदने तक वे दोनों हर कदम पर उसके साथ थे। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी। स्वाति ने पाया कि सचिन गणित में थोड़ा कमजोर था। वो शाम को उसे अपने पास बिठाकर गणित के सवाल समझाती। स्वाति को पढ़ाते हुए देखना संजय के लिए एक नया अनुभव था। जो लड़की इतनी कम बोलती थी, वो सचिन को समझाते हुए खुलकर मुस्कुराती और बातें करती थी। धीरे धीरे सचिन उनके घर का एक हिस्सा बन गया। वो अब सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि उनका छोटा भाई था। संजय ने भी अपनी नौकरी में तरक्की की और एक बड़ी कंपनी में उसका प्रमोशन हो गया। इस खुशी के मौके पर स्वाति ने उसे एक तोहफा दिया। वो एक डायरी थी जिस पर लिखा था, हमारी कहानी। अंदर स्वाति ने अपने हाथ से कुछ पंक्तियां लिखी थीं। आपकी वजह से मुझे फिर से लोगों पर भरोसा हुआ और एक खोया हुआ रिश्ता वापस मिला। आपकी हर बात पर मेरा यकीन बढ़ता गया। संजय ने डायरी के पन्ने पलटे और पाया कि उसमें स्वाति ने अपने और सचिन के सफर के बारे में भी लिखा था, जिसमें उनके डर और उम्मीदें दोनों थीं। इस डायरी ने उन दोनों के बीच एक अनकही भावना को जाहिर कर दिया और संजय समझ गया कि उनकी शादी अब सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि प्यार और भरोसे पर बनी एक सच्ची पार्टनरशिप थी। एक साल बाद सचिन ने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया। उस दिन संजय, स्वाति और सुधा दीदी ने मिलकर जश्न मनाया। सचिन ने कहा, आप दोनों ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि मुझे उम्मीद दी। आपने मेरा भविष्य बनाया है। सुधा दीदी ने स्वाति का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे जैसी बेटी हर किसी को मिले। सचिन अब एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है और उसकी फीस अब वो खुद भरता है। उसने संजय और स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो अब जल्द ही अपनी मां के लिए एक नया घर खरीदेगा। इस पूरी यात्रा ने संजय और स्वाति को सिर्फ एक दूसरे के करीब ही नहीं लाया बल्कि उन्हें एक परिवार की तरह बना दिया। डिलीवरी बॉय की एक छोटी सी कहानी ने उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लिख दी थी। संजय के घर पर कुछ हफ्तों बाद संजय के माता पिता उनके घर आए। स्वाति ने हमेशा की तरह उनका अच्छे से स्वागत किया, लेकिन संजय ने महसूस किया कि इस बार उनके चेहरे पर कोई उदासी थी। शाम को जब स्वाति रसोई में गई तो संजय के पिता ने उसे अकेले में बुलाया। संजय, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमने सुना है कि आजकल तुम्हारे घर एक ही डिलीवरी बॉय रोज आता है, क्या कोई दिक्कत है? संजय ने हैरान होकर कहा, क्या बात कर रहे हैं पिताजी? बात यह है कि पड़ोसियों ने हमें बताया, उनकी मां ने बीच में कहा और हम चिंतित हैं। स्वाति हमसे कुछ छिपा रही है क्या? संजय ने उन्हें समझाने की कोशिश की, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो एक पुरानी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे रोक दिया। हमें तुम्हारे डिलीवरी बॉय के बारे में जानने की जरूरत नहीं। हमें बस ये जानना है कि ये सब क्या चल रहा है और हमारी बहू को हमसे क्या छिपाने की जरूरत पड़ गई।
संजय को एहसास हुआ कि उनके मन में कितना शक है। उसने तुरंत स्वाति को बुलाया और दोनों ने मिलकर उन्हें सचिन और सुधा दीदी की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे स्वाति उनकी मदद कर रही है और कैसे ये उनके लिए मेरे पिताजी के साथ जुड़ा हुआ एक रिश्ता भी है। उन्होंने डायरी भी दिखाई जिसमें सब लिखा था। संजय की उम्मीद के विपरीत उनके माता पिता शांत नहीं हुए। उसके पिताजी ने कहा, ये एक पारिवारिक बात है, तुमने हमसे क्यों छिपाई? क्या हम इतने पराए हैं कि हमें इसकी खबर भी नहीं दी? उनकी बात सुनकर स्वाति की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसके अच्छे काम की भी कोई कीमत नहीं, क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाई। संजय और उसके माता पिता के बीच एक बड़ा फासला आ गया था। माता पिता के जाने के बाद घर में गहरी खामोशी छा गई। स्वाति ने रात का खाना बनाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं कहा। स्वाति की आंखें भरी हुई थीं और वो बार बार खुद को रसोई के काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। संजय जानता था कि उसे स्वाति को संभालना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता के शब्दों ने उसके मन में भी एक अजीब सा संदेह भर दिया था। उसे लगा कि शायद स्वाति ने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, क्यों उसने इसे इतना बड़ा रहस्य बनाए रखा। जिस खामोशी ने कभी संजय को सुकून दिया था, वही खामोशी अब एक बोझ बन गई थी। अगले कुछ दिन उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। स्वाति फिर से पहले की तरह कम बोलने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में पहले जैसा सुकून नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी और चोट छिपी थी। वो अब संजय के ऑफिस से वापस आने पर भी पहले की तरह सवाल नहीं करती थी और न ही अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। संजय ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन स्वाति सिर्फ एक ही बात कहती, सब ठीक है। वो समझ गया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ उसके माता पिता का शक और दूसरी तरफ स्वाति का दर्द। वो दोनों के बीच फंस गया था और कोई रास्ता नहीं खोज पा रहा था। उनके रिश्ते की जो डोर कुछ दिन पहले इतनी मजबूत लग रही थी, वो अब इस एक गलतफहमी के चलते कमजोर पड़ने लगी थी। रात भर संजय सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसके माता पिता के शक की वजह से उसने अपनी पत्नी के नेक इरादों पर ही शक कर लिया था और उनकी चुप्पी को गलत समझा था। स्वाति ने उसे कभी कुछ नहीं छुपाया, बल्कि वो तो सिर्फ चुपचाप एक अच्छे काम में लगी थी। अगले दिन संजय ऑफिस नहीं गया। उसने स्वाति से कहा कि वो उससे बहुत जरूरी बात करना चाहता है। उसने स्वाति का हाथ थामा और पहली बार अपनी आंखों में आंसू लिए उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो स्वाति, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे अच्छे काम को समझा ही नहीं। मैं अपने माता पिता के सामने तुम्हारा साथ नहीं दे पाया और इस वजह से हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। संजय की आंखों में पश्चाताप देखकर स्वाति भी भावुक हो गई। उसने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस ये चाहती थी कि आप मुझ पर भरोसा करें। संजय ने वादा किया कि वो अब अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखेगा। उसी शाम उसने अपने माता पिता को फोन किया। पिताजी, मुझे पता है कि आप हमारी चिंता करते हैं, उसने कहा, लेकिन आप सबने बिना सच्चाई जाने स्वाति पर शक किया। स्वाति ने जो किया वो बहुत अच्छा काम था और हम उस पर गर्व करते हैं। हमारी शादी हमारा अपना रिश्ता है और हम इसे खुद ही संभालेंगे। इस बातचीत के बाद संजय और स्वाति का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। अब उनकी खामोशी में पहले जैसा डर नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अटूट भरोसा था।